हाँ जी, घंटी कहाँ गई आज? बजाई? बज रही है। हाँ, आज करते हैं टाइम, आज थोड़ा सा। चलिए गैप 15 मिनट कर दीजिए। है आधा का फिर पौना होता ही, इसलिए 15 मिनट करने से वो आधा हो। हाँ है, ये देखो मान लेते हैं भैया, आपकी बात मान लेते हैं। कोई नहीं कोई नहीं, शाम तो हमारे हाथ में है, इसमें क्या है। देखिए, मैं जानबूझ के स्लो चला रहा हूं ताकि थोड़ा पर्कुलेशन होता रहे, है ना। तो कम से कम संख्या है, दिन ज़्यादा हैं, तो उसका फ़ायदा अपने को मिले और हम थोड़ा रुक रुक के चल पाएँ, क्योंकि बात तो उतनी ही है, बात लंबी चौड़ी नहीं है। ज्ञान को लेके ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी बात है और क्या कितना फैलाव है और आदमी समेटेगा नहीं समेटेगा। तो ये हो गया कि ज्ञान लंबा चौड़ा मामला नहीं, ज्ञान एक बिल्कुल निश्चित वस्तु। तो थोड़ा सा रुक रुक के उसको पचा पाएँ। हाँ, मतलब जो पहुंचने की यात्रा है वो मूलतः जो अभी तक की हमारी अपनी यात्रा है, चित्त में जो कुछ है उसमें की समय लगता है, लेकिन कम से कम हमारी मेमोरी में, स्मृति में एक ठीक सूचना आ जाए तो उससे भी हमारी जिंदगी बहुत आराम में आ जाती है। अनावश्यक जो हम अपना शोषण करवा रहे होते हैं कम से कम उससे आराम मिलता है। इसलिए तो यहां से निकला कि अच्छे लोग पिसते हैं। अब अच्छे लोग पिसते हैं तो कौन अच्छा बनना चाहे। हाँ जी बोलिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो खालिस्तान के बारे क्या क्या सूचना हमारे पास आई, एक एक पॉइंट को एक एक व्यक्ति बोले और आप उसको विस्तार देके बोले, है ना। फिर सारे पॉइंट्स को मैं समराइज करके लिख दूंगा। तो मैं बोलते जाऊं लिखते जाऊं, ऐसा तो मैं शिविर में करता ही हूं, है ना। अब उसको रिवर्स कर देते हैं, आप बोलोगे मैं लिखूंगा। माइक। हेलो, खालिस्तान असीम है। हाँ, खालिस्तान असीम है कि खालिस्तान अनंत है? है खालिस्तान असीम है कि अनंत है? तो कितने लोगों को लगता है कि अनंत है? संकोच ना करें, जब भी मैं बोलता हूं तो हाथ उठाएं ताकि आपको अपने बारे में पता चल जाएगा सही भी हो गए या नहीं हो गए तो भी ठीक हो। अब तो ठीक होना चाहते हैं ना अपन। कितने लोगों को लगता है असीम है? हाँ, असीम है ना। तो असीम क्यों है बोल रहे हैं, अनंत क्यों है बोल रहे हैं? असीम अनंत एक ही बात है कि अलग अलग बात? अलग अलग बात। क्या अलग अलग है, कौन बताएगा? हाँ हाँ हाँ, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है, उसका नाम अनादि है। अच्छा, उसको अनादि बोलते हैं। हाँ, गिन नहीं सकते। अनंत का मतलब है जिसको गिन नहीं सकते। तो रेत के कण कितने हैं धरती पे? अनंत है। असंख्य है, अनंत एक ही बात है। असंख्य मतलब
संख्याकरण नहीं हो सकता है। तो असंख्य अनंत शब्द इकाइयों के अर्थ में है, असीम शब्द व्यापक के अर्थ में है, खाली स्थान के अर्थ में है। जिसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता उसका नाम असीम है। तो व्यापक वस्तु के लिए अनंत शब्द यूज करना उचित नहीं है ना। तो हम क्या बोले सुबह, असीम अवकाश में अनंत इकाइयां, असीम अवकाश में अनंत इकाइयों के स्वरूप में ये अस्तित्व है, ऐसा बोले। चलो, खालिस्तान एक है कि दो है? खालिस्तान एक है कि दो है? एक ही है। खालिस्तान एक है कि दो है? एक ही है। एक ही है। अच्छा, हाँ, अखंड है, हाँ। एक क्यों नहीं बोल सकते? काउंटेबल नहीं है। हाँ, क्योंकि एक उसी को बोल सकते हैं जिसकी सीमाएं हों। एक का परिभाषा ही है, जिसकी सीमा को पहचान सकते हैं उसका नाम एक है, उसका नाम इकाई है। तो जब किसी इकाई की, किसी चीज की हम किसी वास्तविकता की सीमाओं को नहीं पहचान सकते हैं तो उसका नाम अनेक, उसका नाम असीम है। एकम, इतना तो गुजराती मेरे को आ गया। गुजराती में कहाँ कहाँ फंसते हैं वो मेरे को पता है। तो समाधान मतलब समझण, समाधान मतलब समझौता नहीं है, समझण है ना। हाँ, गुजराती में समाधान मतलब समझौता। वही यही सब गड़बड़ है। तो यहाँ समझौते की बात नहीं हो रही है, एडजस्टमेंट करने की बात नहीं हो रही है ना, समझण की बात हो रही। जी हाँ जी, तो क्या निकला? तो खालिस्तान असीम है, इस रूप में हमने खालिस्तान रूपी वास्तविकता को पहचाना। तो इस तरह से हमने अस्तित्व में दो तरह की वास्तविकताओं को पहचाना। एक वास्तविकता वो है जो रूपात्मक है, और एक वास्तविकता वो जो अरूपात्मक है। रूपात्मक मतलब जिसका रूप होता है, जिसका रूप होता है मतलब उसका आकार होता है। आकार होता है तो आयतन होता है। लेकिन एक वास्तविकता जिसको हम कह रहे हैं कि अरूपात्मक है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है इसलिए उसको एक नाम निराकार है। तो हमने कहा कि एक वास्तविकता जिसमें कि अनंत इकाइयां ग्रह गोल नक्षत्र के रूप में घूम रही हैं, है ना, ये अपने आप में असीम है। ये वास्तविकता अपने आप में असीम है। वास्तविकता से क्या मतलब होता है? वास्तविकता का मतलब क्या होता है का मतलब क्या होता है? दिखता है वो वास्तविक, जो नित्य प्रकाशित है, जो नित्य वर्तता है, जो नित्य वर्तमान है ना, तो उसको वास्तविकता कह रहे। तो भौतिक वस्तुएं भी एक वास्तविकता है, और जीवन भी एक वास्तविकता है, और खालिस्तान भी एक वास्तविकता है ना। जब वास्तविकता कहेंगे तो तीनों चीजें हैं, जब इकाइयां कहेंगे तो दो चीजें हैं, जड़ और चैतन्य। ऐसी बात। चलिए, तो हमने खालिस्तान को पहचाना कि असीम है, निराकार है, और अपने आप में इसके जैसा दूसरा कोई वास्तविकता नहीं है, इसलिए उसको एक नाम अद्वितीय कहा। अद्वितीय मतलब इसके जैसा दूसरा कोई चीज हमारे पास नहीं है, अद्वितीय कहा। और क्या बोलेंगे? पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं और ये हमारे देखने में बाधा नहीं है।
ये खालिस्तान अपने आप में कलर्ड होता तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। तो खालिस्तान एक ऐसी वास्तविकता जो हमारे देखने में बाधा नहीं बनता, जिसमें हम आर पार एक दूसरे को देख सकते हैं, इसलिए इसका एक नाम पारदर्शी है। ये खालिस्तान रूपी वास्तविकता अपने आप में पारदर्शी है। बढ़िया। हाँ जी, और क्या? स्वयं में। अब देखो, आप किसी चीज को जब बोलते हो तो आप उसको मेमोरी से बोल रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऊर्जित है इसको कैसे कहा। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इसको कैसे माना जाए कि खालिस्तान ऊर्जित है, कैसे माना जाए कि खालिस्तान ऊर्जित है। हेलो। हाँ, खालिस्तान स्वयं में ऊर्जित है ऊर्जित और नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। अच्छा, ऊर्जा स्वरूप। इकाइयां ऊर्जित हैं। इसको कैसे माना जाए? देखो, इससे पता चला, देखो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से पता चलता है कि किसी चीज का स्मरण में आना और तर्कपूर्वक चित्रित होना दो अलग अलग बातें है ना। देखो, ये सब छोटे समूह का या लंबे समय का या अध्ययन शिविर का इतना ही मतलब है। परिचय शिविर में जब बातें आ रही हैं तो वो हमारी मेमोरी में आ जा रही हैं। अच्छा, पारगामी भी बोला था, अच्छा ये भी बोला था, अच्छा ये भी बोला था, ये स्मरण में है। कोई चीज का स्मरण में होना एक बात है, तर्कपूर्वक चित्रित होना दूसरी बात है। तर्कपूर्वक चित्रित हो गया तो आप उसको फिर कम से कम विश्लेषण पूर्वक बोल सकते हो। तर्कपूर्वक चित्रित नहीं हुआ है तो आप बोल नहीं सकते। हाँ जी। ये ऊर्जा संपन्न है, इसका मतलब है ये किसी को ऊर्जा देता नहीं, लेता नहीं, क्रिया शून्य है, इकाइयां है। कैसे माने कि ये स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है? सारी इकाइयाँ ऊर्जित हैं और इकाइयों के अलावा अस्तित्व में कुछ भी है तो वो खालिस्तान ही है। तो अगर ये ऊर्जित है तो ऊर्जा कहीं से कहीं से आई ही होगी, तो इसलिए उसको माना कि ऊर्जा स्वरूप का ऑप्शन एक ही बचता है और वही। हाँ जी। जो खालिस्तान में स्थित इकाइयां हैं। हाँ जी, अभी चर्चा ये चल रही है, सभी अपने अपने बारे में सोचें कि यदि आपको माइक दे दिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे, है ना। और माइक अब किसी को भी पकड़ाया जा सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ये अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खालिस्तान को हमने कैसे बोला कि ये ऊर्जा स्वरूप है। खालिस्तान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। इसको बोलने का आधार क्या होगा? बोलिए। जो खालिस्तान में इकाइयां हैं वो निरंतर क्रियाशील हैं, और उनको क्रियाशील होने के लिए जो ऊर्जा हम कहते हैं कि वो कहाँ से आई, तो वो मूल ऊर्जा स्वरूप है। इसलिए हम कैसे मान लें कि यहीं से आ रही? क्योंकि वो उसी के अंदर स्थित है। उसके अंदर स्थित है, ये अच्छी बात है, पर ये कैसे मान लें कि उसी से आ रही? हो सकता है इकाइयाँ आपस में ले दे रही हैं। उसका हमारे पास कोई वो तो नहीं है, प्रमाण तो नहीं है। वो ठीक है। तर्क कैसे क्रिएट करेंगे? ये तर्क को क्रिएट करने की बात है। सच्चाई को तर्कपूर्वक कहा जा सके तो ही उसको अध्ययन की वस्तु बना सकते हैं, तो ही उसको क्लासरूम में ला सकते हैं। नहीं तो गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, ऐसा ही कहना पड़ता है। गुरुजी ने कहा है इसलिए मान लो, ऐसा कहना पड़ता है। हाँ जी। ये परमाणु अंश है, इसका अगर टुकड़ा कर दिया जाए तो भी ये क्रियाशील है। इसीलिए पता चलता है कि मूल ऊर्जा सब में आर पार है। इसीलिए समझ में आता है कि ये मूल ऊर्जा ऊर्जा संपन्न है। भैया, इकाइयाँ ऊर्जित है और वो निरंतर ऊर्जित है, और इकाइयाँ खुद में सीमित है, तो वो सीमित में इतनी निरंतर ऊर्जा कहाँ से आएगी? क्योंकि वो खुद में सीमित है तो खुद इतनी निरंतर ऊर्जा उसमें नहीं आ सकती। तो वो उसका बेज क्या है? तो वो खालिस्तान में है, जो ऊर्जा में है, उसी वजह से वो सतत निरंतर वो सीमित होने की बजाय, सीमित है फिर भी वो निरंतर ऊर्जित है। इसीलिए वो जो ऊर्जा है खालिस्तान है, वो ऊर्जा स्वरूप है, क्योंकि वो जो सीमित इकाई है वो निरंतर ऊर्जित
ऊर्जित है उसी का परिणाम वही है। हाँ जी, और केमिकल प्रक्रिया में एक उद्दीपक रहता है। केमिकल प्रक्रिया में उद्दीपक होता है। उनकी कैटलिस्ट। हाँ, उनकी हाजिरी केवल होने से और रासायनिक प्रक्रिया जल्दी रहती है। उसी प्रकार जो स्पेस है उन्हीं वजह से कैसे मान लें इस बात को? बस ऐसे ही जो उद्दीपक की वजह से केमिकल प्रक्रिया में इस बात को मानने का तर्क क्या होगा? इस बात को मानने का आधार क्या होगा? आप कह रहे हैं अच्छी बात है, ऐसा हम कैसे मान लें? धरती पर बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहाँ खड्डा तो नहीं होता, तो वो कहाँ से आया? तो वो सब तत्व स्पेस में से आया। नहीं, स्पेस में तो नहीं आया, हवा से आया। हवा भी स्पेस में ही है ना। हाँ, हवा स्पेस में है पर स्पेस से नहीं आया। तो ये समझ में आया जिस तरह से धरती जैसे बड़े पिंड जिसको 12,400 किलोमीटर का डाया बोल रहे हैं, उसके साथ ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल जो बहुत छोटे हैं, जो आंख से नहीं दिखते हैं, ये सभी उसी खाली स्थान में हैं। जब एक पेड़ के बढ़ने की बात हम कर रहे हैं तो वो उस वातावरण में से एयर मॉलिक्यूल और जो कुछ भी है वो भी एक एकम है, वो भी एकम है। तो वो एकम को इकट्ठा करके अपने में पेड़ के रूप में विकसित हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो स्पेस से नहीं ले रहा है। स्पेस में जो इकाइयां हैं उनको संग्रहित कर रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है। हाँ जी, अभी भी फाइनल बात आई नहीं है। जो एक मूल तर्क है इस बात को कहने के लिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है। हम कैसे मान लें कि ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है? भैया जी, किसी भी चीज़ को मूवमेंट के लिए कुछ बल की ज़रूरत होती है, और वो बल पैदा करने के लिए कोई पावर अगर उसको मिलेगा, जैसे हम भोजन करते तो हमें एनर्जी रहती है, कुछ वक्त बाद उसकी एनर्जी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हमें दोबारा से एक किसी शरीर को चलाने के लिए दोबारा से ऊर्जा की ज़रूरत होगी जो बाहर से हमको कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो एक परमाणु को जब कोई रिसर्च हुई होगी, हमें तो मान्यताओं के आधार पर बात कर रहा हूँ मैं, रिसर्च हुई होगी तो उसको देखा जाता है कि वो कहीं से भी इनटेक या आउटपुट, इनपुट आउटपुट उस परमाणु में नहीं हो रहा, मगर उसकी मूवमेंट निरंतर रूप से हो रही है और विकास भी हो रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके। और वो जब मॉलिक्यूल या सेल जब कुछ बनता है तब भी उसको ऊर्जा के लिए बाहर पे निर्भर रहना पड़ता है वातावरण में, और अगर उसको वो ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो खत्म भी हो जाता है, मगर वो परमाणु के रूप में फिर भी बना रहता है। ऊर्जा नहीं मिलती है ऐसा भी होता है क्या? तो आप फिर किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे वो सेल बन गया, अगर उसको बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही है, कुछ भोजन जैसे शरीर को ऊर्जा नहीं मिली, हाँ। तो मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। हाँ। वो डिफॉर्म होके अगर फिर परमाणु के रूप में बनेगा तो उसको, मगर वो ऊर्जा फिर भी मिलती रहेगी कहीं ना कहीं, उसका मूवमेंट फिर भी होता रहेगा। बढ़िया, हाँ जी, माइक दीजिए। ये कहा जा रहा है कि स्पेस है और परमाणु है, परमाणु ऊर्जित है और उसके माध्यम से ये पूरा जीव जगत, प्राणावस्था, जीवावस्था आदि जो अवस्थाएं हैं, तो देखने में ये आ रहा है कि परमाणु है और स्पेस है, इसके अलावा इस अस्तित्व में दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये समझ में आता है कि ये परमाणु में स्पेस है और स्पेस में परमाणु है, तो स्पेस ही परमाणु के ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई तर्क हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जिससे उल्टा तर्क संभव नहीं है। हेलो भैया, हर इकाई क्रियाशील दिख रही है। जो इकाई का जो मूल स्वरूप है परमाणु,
परमाणु और परमाणु के अंश सारे क्रियाशील हैं, इस अर्थ में मतलब निरंतर क्रियाशील हैं ही, ये हमको पकड़ में आता है। तो उस हिसाब से उनको क्रियाशील हैं तो बल संपन्न है तो उसका कहीं ऊर्जा का स्रोत है, तो वो ऊर्जा का स्रोत निरंतर, वो हम कहीं पर भी कोई भी इकाइयाँ देखें तो सब इकाइयाँ क्रियाशील ही है, इकाई है तो क्रियाशील ही है, तो उस अर्थ में इसको समझ सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। और कुछ इसके अलावा कोई तर्क हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। भैया स्पेस है इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूँ। वो तो ठीक है, पारदर्शी की बात हो गई वो। पर भैया नहीं होता तो फिर मैं आप स्पेस नहीं होता तो फिर तो आप मुझे नज़र नहीं आती, आप पूरा मिक्स कुछ दिखता है सर। ठीक है ना, ये पारदर्शिता की बात है, हम पारगामिता की बात, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। आप टॉपिक बदल रहे हो। हाँ जी, तो देखिए जो एक मूल बात, जो बड़ा आधार बनता है इस बात को कहने का, एक तो ये हो गया कि ये बात तो ठीक है कि इकाइयां और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं। दूसरा ये भी ध्यान में आ गया कि सभी इकाइयां परमाणु से लेके, कोशिका से लेके, पेड़ पौधे से लेके, पशु पक्षी से लेके, सोचने समझने का जो भी कुछ क्रियाकलाप है, शरीर का बढ़ना घटना, तो सृष्टि में एक भी इकाई ऐसी नहीं है जो अपने आप में क्रियाशीलता जिसमें दिखाई ना देती हो। तो सृष्टि की सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, ये भी दिखाई देता है। इकाई और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं, ये भी दिखाई देता है। लेकिन एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो ध्यान में आने से एक बड़ा आधार बनता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों में जो क्रियाशीलता है उसमें आपस में एक सामंजस्य भी दिखाई देता है। सृष्टि की सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ इस तरह से ऊर्जित हैं कि वो एक अखंड व्यवस्था के अर्थ में उपयोगिता पूरकता को निरंतर पहचाने हुए हैं। और यदि धरती की बात करें तो धरती का जो घूमने का डायामीटर होगा, अब कभी मैंने ऐसा ध्यान, हाँ, धरती सूरज से 15 करोड़ मील दूर है। इसका मतलब धरती का घूमने का डाया 30 करोड़ मील है। ये ठीक हो गया? तो धरती का 30 करोड़ मील है और सूरज का ये पूरे सोलर सिस्टम का कितना डाया होगा? वो गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। हो सकता है करोड़ों मील, अरबों मील की भी मामला हो। इस अरबों मील की दूरी में यात्रा करते हुए भी उस इकाई के किसी प्लैनेट पे इकाइयों में उनकी क्रियाशीलता में ऐसा कोई अंतर नहीं आ जा रहा है कि वो आपस में संबंध को पहचानने से मना कर दे। यदि किसी इकाई की क्रियाशीलता में अंतर आ गया तो वैसा क्रियाशील नहीं रहेगा जैसा पहले था। इसका मतलब संबंध को वैसा नहीं पहचानेगा जैसा पहले पहचान रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार कोई एक वास्तविकता है जिसके आधार पर सृष्टि की सभी इकाइयां, और वो ये वास्तविकता उन सभी इकाइयों को कितने भी दूर जाएं हमेशा के लिए वो ऊर्जा एक ही समान प्राप्त है। यदि हम यह माने कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन शरीर में जाता है और भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो इकाई से इकाई को भी ऊर्जा मिलती है, ये भी हम देखते हैं। यदि भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इकाई से इकाई को ऊर्जा मिलती है। यदि हम सृष्टि में माने कि इकाइयों को इकाइयों से ऊर्जा मिलती होगी जैसे भोजन से मानव को ऊर्जा मिलती है, तो फिर सृष्टि की सभी इकाइयों में जो परस्पर सामंजस्य है, अखंड व्यवस्था के अर्थ में जो उपयोगिता पूरकता का संबंध पहचाने हुए हैं निरंतर, ये पहचानना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्वरूप अलग अलग होगा यदि इकाइयों से इकाइयों की परस्परता में वो ऊर्जित हो रहा है। तो सार बात कहने की ये है कि इससे ये निकल के आया कि इसका मतलब है कि सृष्टि की सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता के लिए कोई एक ही आधार है जो सभी को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है।
ठीक है। क्या चीज है जो सृष्टि की सभी इकाइयों को हमेशा हमेशा के लिए समान रूप से प्राप्त है? तो खालिस्थान रूपी वास्तविकता, जिससे कि किसी इकाई को बाहर भी नहीं निकाला जा सकता, सभी इकाइयां उसी खालिस्थान में हैं। तो खालिस्थान, और दूसरा जब हम पहचानते हैं कि हाँ इकाई के चारों तरफ खालिस्थान है, इकाई के भीतर भी खालिस्थान है कि नहीं है? इकाई के भीतर भी खालिस्थान है। तो इकाई के हर छोटे से छोटे अंश में भी खालिस्थान आर पार है ना। जैसा कि आपने कहा कि परमाणु के छोटे से छोटे टुकड़ा भी किया जाए तो वो भी क्रियाशील दिखाई देता है इसका, और वो उसकी भी क्रियाशीलता ऐसी है कि पूरी सृष्टि के साथ में वो अपने तादात्म्य को पहचानता है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंध को पहचानता है। तो इसका मतलब है कि खालिस्थान सभी इकाइयों के चारों तरफ है, खालिस्थान सभी इकाइयों से आर पार है ना। और खालिस्थान में होने मात्र से सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, क्योंकि तीसरा कोई आधार, तीसरी कोई चीज है नहीं, और सभी इकाइयों में एक सामंजस्य निरंतर दिखाई देता है, सतत दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता का आधार कोई एक ही वास्तविकता है, और व्यापक वस्तु एकमात्र वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए प्राप्त है, और उससे बाहर निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः ये सिद्ध होता है कि खालिस्थान खाली नहीं है, खालिस्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है ना। इकाई से ऊर्जित होने का जब तर्क आता है, कहीं कहीं ये भी तर्क, उसमें भी एक हम सोच सकते हैं कि एक इकाई दूसरी इकाई को ऊर्जा दे रही है। जैसे हमने भोजन से ऊर्जा पाई, तो एक समय के बाद भोजन खत्म हो गया तो ऊर्जा खत्म हो गई। तो यदि लगातार ऊर्जा की जरूरत है तो लगातार भोजन की जरूरत है। और ये भी एक बात हमारे ध्यान में आती है, हम थोड़े साइंस पढ़ते हैं, कोई भी इकाई को जब ऊर्जा देते हैं, जैसे एक मशीन में हमने पेट्रोल डाला, या हमने पेट्रोल डाल के हम बिजली बनाते, तो जितने पेट्रोल में ऊर्जा थी सारी की सारी बिजली बन गई, या कम की बिजली बनती है? कम की बनती है। कम की क्यों बनती है? जितना पेट्रोल था सारी की सारी बिजली बन जाता, ऐसा नहीं होता। तो कम की बिजली, कुछ कम की बिजली बनती है, उसको मशीन लॉस बोलते हैं। जिस मशीन को चलाने से वो ऊर्जा बन रही है, उस मशीन को चलाने में भी तो कुछ ऊर्जा लग गई है ना, तो इसको मशीन लॉस बोलते हैं। इसका मतलब है यदि सृष्टि की हम सभी इकाइयों को देखते हैं, कोई भी मशीन को देखेंगे, तो जितना उसका इनपुट होता है, आउटपुट उसकी तुलना में कम ही होता है। तो यदि इकाई से इकाई को ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब है पीछे वाली इकाई की जो ऊर्जा देने वाली इकाई है उसको भी कहीं से मिल रही होगी, और ये निरंतर इससे मिलती रहती है कि इसमें कम ज्यादा होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ये इकाई से ऊर्जा नहीं पा सकता। ऐसा भी तर्क को यदि बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर ऐसा भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो हमने इस पूरी चर्चा में ये पहचाना कि खालिस्थान खाली नहीं है, और खालिस्थान ऊर्जा स्वरूप है, और उसमें होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। चलो अब ये बताओ कि जब ये कह रहे हैं कि सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, तो इसका क्या मतलब है? इस बात को समझाओ। सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, तो ये पात्रता क्या है? माइक। मुझे मतलब एक सवाल हो रहा है, जैसे कि दर्शन में कहा गया कि सच्चाई को तर्कपूर्वक कहा जा सकता है। विज्ञान इसी आधार पर चलता है कि तर्कपूर्वक चीज़ों को कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अब विज्ञान के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज, और विज्ञान की ये परंपरा है कि किसी एक थियरी की सच्चाई को तर्कपूर्वक कहा है, तो कुछ दूसरी थियरी उसी तर्क को काट के अगर कोई नई सच्चाई सामने ला सकती है तो विज्ञान उसको स्वीकारता है, और उस स्वीकार के लिए एक बहुत ही एल्गोरिथमेटिक सिस्टम भी है। तो मुझे एक सवाल ऐसा बन रहा है, क्या इसी थियरी को उसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कहा जा सकता और उसी एल्गोरिथम से
जैसे कि हाँ, उसको जिसके कहने की योग्यता होगी वो कहेगा। हमने उस तरफ ऐसा मन भी नहीं है, ऐसा मन भी नहीं, ऐसा ध्यान भी नहीं दिया है, आगे भविष्य में लोग कहेंगे। ठीक बात, ठीक बात। बस इतना ही यहाँ ध्यान रखना है कि जब साइंस किसी बात को कह रहा है तो वो लैब में उसका कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट करता है और उसको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन जब हम जीवन की बात करेंगे तो वो तो भौतिक वस्तु की सीमा में आएगा नहीं, तो उसकी लैब क्या होगी और उसका टेस्ट क्या होगा। तो उसका लैब क्या होगा, मानव ही उसका लैब होगा और परिवार ही उसका टेस्ट होगा। सिंपल। अब देखो यही बात हो रही है, अब शिविरों में डॉक्टर्स और तमाम बैकग्राउंड के लोग आने लगे। अब उनसे एक ही बात होती है, यार देखो एक तरफ हम भागवत पढ़ रहे थे, उसमें भी यही था कि जो लिखा है मान लो। हम साइंस भी भागवत की तरह ही पढ़ रहे हैं, भाई आइंस्टीन ने कहा है या उसने कहा है, हम ऐसा नहीं सोच रहे। अब प्रमाण क्या होगा, प्रमाण तो लैब टेस्ट ही होगा, तो फाइनली आचरण ही प्रमाण होगा, इसका प्रमाण तो आचरण ही होगा। तो यदि ऐसा मान के कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है, हम जीवन में भय से मुक्त हो जाएं, अभाव से मुक्त हो जाएं, संबंध में जी जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, तो अपने को क्या दिक्कत है। तो एक तो है कि आचरण, उसको एक ठौर उसका आचरण हो गया, दूसरा ठौर हो गया कि सच्चाई को तर्कपूर्वक, अभी तर्क से सच्चाई को देखने की कोशिश है विज्ञान में, यहां सच्चाई को तर्क से कहने की कोशिश, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए विज्ञान के मॉडल कट जाते हैं, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं किसी एक हाइपोथेसिस को बना के, उसमें वैल्यू डालते गए, उसको डेवलप करते गए, और उस इक्वेशन ने कुछ नई चीजें देना शुरू कर दिया और एक नई थ्योरी बनना शुरू हो गई। तो यहां हम तर्क से वास्तविकता को खोजने की कोशिश करते हैं साइंस में, या ऑब्जर्वेशन से वास्तविकता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। समाधि संयम में वास्तविकता को डायरेक्ट देखा गया, उसको तर्कपूर्वक कहा गया, ये अलग दुनिया है। कितना बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप। ये धुआं कहां से हो रहा है भैया, इतने भी मत जलाओ, उसको थोड़ा सा बाहर करो। हाँ नहीं, थोड़ा आंख में आ रहा है, बंद कर दो इसको। भैया एक बार ये लास्ट का पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो साइंस क्या चीज है, ऑब्जर्वेशन और तर्क। ऑब्जर्वेशन और लॉजिक मिला के हम एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं, और उस वो मैथमेटिकल मॉडल किसी घटना को एक्सप्लेन करता है, और घटना एक्सप्लेन हो जाए, जब तक किसी दूसरे ने काटा नहीं तब तक मेरी वाली सही है। तो यहां हम ये कर रहे हैं कि तर्क और ऑब्जर्वेशन से किसी वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो थ्योरी हमारी चलती है, जैसे एटम की 6 थ्योरी आ गई, रुदरफोर्ड मॉडल, और है ना क्या क्या पढ़ते थे हम लोग, है ना। अब जो लेटेस्ट, जो लोग अभी जो एटम पे काम कर रहे हैं लेटेस्ट, वहां कोई थ्योरी काम नहीं कर रही है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सब तरह की आ जा रही है। तो एक क्लियर थ्योरी दे पाना अभी मुश्किल हो पा रहा है। तो जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए एटम जैसा दिखाई देता है, वो अस्तित्व में एटम वैसा नहीं है। स्कूल में हम ज्यादा क्लियरली पढ़ रहे हैं, जब पीएचडी करने जाते हैं एटम पे तो वहां वो थ्योरी वैसी काम नहीं कर रही जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एटम तो है। इसका मतलब है कि सच्चाई को हम तर्क और ऑब्जर्वेशन से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जगह में हम ठीक जगह पहुंच भी गए हैं, कई जगह में हम पहुंचने की कोशिश में हैं। ये ऑब्जर्वेशन है ना। तो कहीं हम कुछ पहुंचे हैं, कहीं एक बात है, उसमें भी और बात कर सकते हैं। लेकिन दर्शन में कैसा है, जीवन की देखने की सामर्थ्य और डायरेक्ट देखने की सामर्थ्य। तो जीवन में देखने की सामर्थ्य, मन में एक लेवल का देखने की सामर्थ्य है, वृत्ति में एक लेवल का देखने की सामर्थ्य है, चित्त में एक लेवल का, बुद्धि में एक लेवल का, आत्मा में फाइनल लेवल का। तो वो जो जीवन में देखने की सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य को उद्घाटित कर दिया तो अस्तित्व जैसा है परमाणुविक गतियों तक का मानव दृष्टा हो सकता है। ये एक अद्भुत बात है।
तो मानव जीवन परमाणु के अंशों को गिन सकता है, मानव परमाणु का डायरेक्ट दृष्टा हो सकता है। अभी तक साइंस में हम परमाणु को देखने जाते हैं तो अभी तक हमारे पास कोई मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है कि हम एटम को डायरेक्टली देख पाए। तो अभी तक हम एटम को किसी प्रभाव से प्रभावित करके, उस प्रभाव का अध्ययन करके एटम को समझ पाते। आप पर्दे के पीछे से निकल रहे हो, मुझको मानव जैसी आकृति दिखाई दे रही है, तो मैं कह रहा हूं देखो ये मानव हो सकता है, हो सकता है पुतला खड़ा है, तो मैंने डायरेक्ट नहीं देखा है। तो ये एक बात है। तो जब दर्शन में कह रहे हैं तो दर्शन में उस लेवल तक आदमी पहुंच पाया कि वहां अस्तित्व में तमाम जो कुछ भी है उसको आर पार सीधा सीधा देख सके। जैसा अस्तित्व है वैसा उसको कहने का तरीका बन गया। तो सच्चाई को तर्कपूर्वक कहा जा रहा है, ये एक बात है। सच्चाई को तर्क से देखने की कोशिश है, ये दूसरी बात है। इसलिए नई थ्योरी, नया तर्क आता है तो उसको काट देता है। इसलिए हमारे आचरण में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा विज्ञान अपने आप में दिशाहीन है। जीने के अर्थ में देखेंगे तो दिशाहीन है। शुरू की छोटी क्लासेस में वो डिबेट आज भी चलती है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। ये डिबेट आज भी चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रक्रिया को पहचाना। तो विज्ञान के माध्यम से जो हमको टेक्नोलॉजी मिली है, इंजीनियरिंग मिली है, मास प्रोडक्शन मिला है, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो बेसिक फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, उसकी जो समझ है, वो गलत है, वो अधूरी है। इसलिए विज्ञान दिशाहीन होता है। तो इसको गहरे से हम और देख सकते हैं। यही सब बातें हैं। देखो इसमें मन लगाएंगे, भविष्य में अब कुछ जगह बात चल रही है कि इस पे 3 साल का कोर्स यूनिवर्सिटी में शुरू करें, है ना, इस तरह की बातें आएंगी। तो भविष्य में इस पे जितनी पीएचडी होती जाएंगी उतना ही ये रेगुलर एजुकेशन में पर्कुलेट होता जाएगा। एक पूरा का पूरा एजुकेशन का सिस्टम ही इवॉल्व होगा। जो वर्तमान में है उसमें जो पॉजिटिव है, ठीक है, वो बना ही रहेगा। जहां गैप्स हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे। बढ़िया हो गया। कहां पहुंचे? हाँ, पात्रता। हाँ, बोलिए बोलिए। ऊर्जा स्वरूप को फिर से बोलो, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए इतना ही बोला कि जैसा आपने कहा कि परमाणु इकाई और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं, और सभी इकाइयां अपने आप में ऊर्जित हैं, यह भी समझ में आया। सृष्टि की सभी इकाइयां इस तरह से ऊर्जित हैं कि वो एक अखंड व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचानती, और वो इकाइयां अपने आप में रुकी हुई भी नहीं है। धरती का ही डाया घूमने का 30 करोड़ मील का हो गया, और सोलर सिस्टम पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, तो धरती भी लगा ही रही है उसके साथ में। तो इसका मतलब ये कितना लंबा चक्कर होगा। इतने बड़े अवकाश में घूमने के बावजूद भी धरती पे जो क्रियाशीलता बनी हुई है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, धरती पे धरती के वातावरण की क्रियाशीलता है, चांद पे चांद के वातावरण की क्रियाशीलता है, और दोनों की क्रियाशीलता धरती के वातावरण की वजह से अलग अलग तरह से है। तो धरती पे यदि 60 किलो का मास है, वो चांद पे जाके 6 किलो का हो जाता है, जो भार है, मास तो वही रहेगा। तो इसका मतलब है कि धरती की परस्परता में मूल ऊर्जा सभी को समान प्राप्त है, लेकिन सभी इकाइयां अपनी ऊर्जा अनुसार ऊर्जित हैं और परस्परता को पहचानती हैं। तो धरती की इकाइयां धरती के साथ परस्परता को पहचानती हैं। धरती पे बना हुआ मानव शरीर या पत्थर यदि चांद पे ले जाएंगे तो 60 किलो का पत्थर 6 किलो का हो जाता है। इसका मतलब है, लेकिन धरती और चांद एक दूसरे के साथ अपनी पूरकता को पहचानता है। तो इससे यह समझ में आया कि पूरी सृष्टि में कहीं से कहीं तक भी चले जाएं, जिसका कि हमको आज मतलब आज ये हमारे लिए और ज्यादा सोचने की बात है। कभी हम धरती पे बड़ी दूरबीन लगा के आकाश में देख रहे थे, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि हमने सैटेलाइट के ऊपर दूरबीन रख दिया। सो क्या बोलते थे? हब्बल टेलीस्कोप।
अभी हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप सैटेलाइट के ऊपर टिका दिया, और वो अरबों मील दूर तक देखने की सामर्थ्य है या उसका वो ले सकता है। तो जितनी भी दूर हम देख पाए उससे अधिक दूर का मामला बना ही रहता है। हमारी कल्पना में नहीं था कि इतनी गैलेक्सी हम कभी देख पाएंगे। तो जो कुछ भी हम देख पाए उससे अनंत गुना, असीम गुना, असीम अवकाश ये फैला ही हुआ है। ये कहीं तक भी असीम अवकाश फैला हुआ है, ये सभी इकाइयां अपने आपस में एक संबंध को पहचाने हुए हैं। आपस में एक संबंध को पहचाने हुए हैं, इसका मतलब है इन सभी के ऊर्जित होने का आधार कोई एक ही है। इसी वजह से ये सभी आपस में संबंध को पहचानती हैं। ये बात एक बहुत ठोस बात है, अदरवाइज कोई आधार बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सृष्टि की सभी इकाइयों को ऊर्जित होने का कोई एक ही आधार है, जिसके कारण कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मां के गर्भ से दो बच्चे आए, वो लड़े मरे कुछ भी करें, भाई बहनी कहलाते हैं। तो हम सब, पूरी सृष्टि की सभी इकाइयां एक ही मां के गर्भ में है ही हैं, और उस गर्भ से बाहर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए सृष्टि की सभी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं, इसलिए हम सभी के साथ अपने किसी संबंध को पहचानते हैं। मानव में भी इस बात को देख लीजिए, एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंध को पहचाने हुए है, और हम मानव भी पूरी कायनात को समझना चाहते हैं। जबकि मैं यहां से निकल के मैं कभी फॉरेन भी कभी जाऊंगा ऐसा मैं सोच नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन हम समझना कहां चाहते हैं, हम तो पूरी कायनात को समझना चाहते हैं। तो एक आदमी इससे कम में, जैसे सृष्टि किसने बनाई या कैसे बनी, ये एक आम आदमी का प्रश्न है, और इससे बड़ा प्रश्न ना साइंस के पास है ना अध्यात्म के पास है, और इसका उत्तर हमारे पास अब तक उत्तरित नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि मानव के रूप में जीवन में जो समझने की सामर्थ्य है और जो फील करने की सामर्थ्य है, तो बेसिकली सब वो सारी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं ही, समझना भी इतना ही है। सृष्टि की सभी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं ही, और वो परस्पर इस तरह से संबंधित है कि वो एक व्यवस्था के स्वरूप में बनी हुई है ही। तो संबंध है ही, व्यवस्था है ही, जो है ही, केवल उसको पहचानना है, इसी का नाम ज्ञान है। हमने संबंध को कहां पहचाना है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और कोई कोई ने तो इतना भी नहीं पहचाना है ना। कोई कोई तो बिल्कुल ही पशु समान है, उसके लिए तो भोग ही एकमात्र संबंध है। देखो यहां एक बढ़िया बात कर सकते हैं, वस्तुओं के साथ जीना होता है, शरीर के साथ जीना होता है, कि वस्तुओं और शरीर को भोगना होता है? तो वस्तुओं के साथ जीना नहीं होता है, वस्तुओं को भोगना ही होता है, शरीर को भोगना ही होता है। जीना ज्ञान के साथ ही होता है, जीना समझ के साथ ही होता है। तो वस्तुओं को भोगना होता है, ज्ञान पूर्वक जीना होता है। ज्ञान समझ में आए बिना केवल हम भोग को जिंदगी माने हुए हैं, इसी में बार बार मार खाएं। कितना बढ़िया। भोग कभी भी पॉजिटिव नहीं है। जब भोग कह रहे हैं तो वो नेगेटिव ही है। भोगने से सुख की निरंतरता को पाना चाहते हैं। नहीं, शरीर की स्वस्थता, मतलब यदि ये बात, फिर वो चार भाग में है वस्तुओं का उपयोग। जी, जी, उपभोग, उपयोग, हाँ, सदुपयोग, हाँ, प्रयोजनशीलता। ठीक। तो भोग शब्द जब कह रहे हैं यहां, तो वो बेसिकली खा पी के मौज करने का नाम। ठीक ठीक ठीक, मतलब उपयोग में आ जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, योग हो जाएगा। योग, अच्छा। योग किसका? अच्छा, साधन शरीर के लिए है, हाँ हाँ, शरीर मन के लिए है, हाँ, मन वृत्ति के लिए है, वृत्ति चित्त के लिए है, चित्त बुद्धि के लिए है, बुद्धि आत्मा के लिए है, आत्मा परमात्मा में। अच्छा, वो योग शब्द इसलिए जुड़ा योग हुआ है। शब्द ऐसे। अच्छा, योग शब्द का मतलब जुड़ाव। हाँ हाँ हाँ, जुड़ाव ऐसा है। ठीक ठीक। और वो जुड़ाव को हम नहीं समझते हैं, बीच में ही कुछ घालमेल करने जाते हैं, वो बनता नहीं। राइट दीदी। बढ़िया। एक सवाल, अगर जीना समझना है
पहले पूरी सृष्टि को समझना है, यस, फिर ये जीवन क्रिया ये समझते हैं, हाँ, तो सारा समझ इसलिए बोला समझना होल टू पार्ट होता है, जीना पार्ट टू होल होता है। होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है ना? इतना ही है ना? हाँ, इतना ही है का क्या मतलब? जैसे मैंने कोई ये जैसे इतनी सारी ये इनके इतना सारा इनका जुगाड़ है, इसमें से कोई पार्ट निकाल के मैं आपको दे दूं, हमको समझ में आएगा क्या पार्ट? लेकिन इनको आएगा। तो इनको क्या होल समझ में आता है, तो इनको पार्ट समझ में आता है। जैसे मैं कहूं कि किसी दूसरे से कहूं कि इस बिल्डिंग का कमरा नंबर 26 में टोंटी खराब है। अब ये कमरा नंबर 26 की टोंटी किसको समझ में आएगी? जिसको पूरी व्यवस्था समझ में आती है। फिर कमरा नंबर 26 की आएगी कि 25 की भी आएगी, और 2 की भी आएगी और 50 की भी आएगी, क्योंकि उसको तो पूरी बिल्डिंग का पता है। तो जिसको पूरी बिल्डिंग का पता है उसके सामने कुछ भी नाम ले दो, उसको हर चीज के बारे में पता है। तो होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। तो उसी तरह से मानव को हैंगर पे लटकाओ, मानव को हैंगर पे लटकाया, अब पूछा कि बताओ ये क्या है, तो कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? मांगर को, मानव को हैंगर पे लटका दिया, बताओ भाई ये क्या है? हाँ, जो उसको शरीर के रूप में देखेगा वो केवल उसको भोगने के अर्थ में देख सकता है। तो अभी तक हमने वस्तुओं को जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना है। थोड़ा सा पॉजिटिव बोल देता हूं, भोगना खराब लग रहा होगा तो। हमने वस्तुओं को जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना है कि हमने जीने के अर्थ में पहचाना है? पानी को हमने जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना है कि पानी को हमने जीने के अर्थ में पहचाना है? हमको पानी को हमने माना है कि पानी को हमने जाना है? हम पानी को जानते हैं कि पानी को मानते हैं? देखा, बोलते नहीं बन रहा। इस्तेमाल करना अपने जिंदा रहने के लिए, और आगे भी जिंदा रहें इसलिए उसकी बचत करते रहना, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करते रहना। वो पानी के पर्पस को नहीं पहचाना, इतना ही समझते हैं इस कि प्यास अस्तित्व बुझाता है। में पानी के होने की क्या भूमिका है, इसको पहचानने से पानी को जानना हुआ। तो अस्तित्व में पानी की भूमिका क्या है, अस्तित्व में मानव की भूमिका क्या है, अस्तित्व में पेड़ पौधे की भूमिका क्या है, अस्तित्व में पशु पक्षी की भूमिका क्या है, यह अस्तित्व के होने का ही मतलब क्या है, इसका नाम जानना है। तो अभी हम कोई किसी को नहीं जानते, ना हम अपने पति को जानते, ना हम अपनी पत्नी को जानते, ना हम अपने बच्चों को जानते, हम किसी को नहीं जानते। हम केवल शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए साथ साथ बने हुए हैं, और यही अतृप्ति है। शरीर की पूर्ति हो गई तो भी क्षणिक है, नहीं हुई तो रोना गाना है ही है। और एक दिन शरीर मर ही गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अपना कुछ नहीं निकला ना, अपने हाथ में कुछ नहीं आया। शरीर एक दिन मर गया, बूढ़ा हो गया, तब इलाज, डॉक्टर बोल देता अब तुम्हारे पास 3 महीने हैं। उस दिन पता चलता है अरे यार 3 महीने, अब क्या करूं। तो मेरे पास कुछ काम की चीज नहीं आई, जो भी भोगा था वो क्षणिक था, चला गया। 1947 में मैंने दशहरी आम खाया था, उसकी वजह से मेरे जीवन में सुख की निरंतरता हो गई, ऐसा होगा नहीं। बढ़िया, कहां पहुंचे? पात्रता। तो एक बात क्लैरिटी बन गई कि ये मूल ऊर्जा, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है ना, और सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। तो पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, इसको कौन समझाएगा? माइक। पृथ्वी अपनी कक्षा में गतिशील है और निश्चित है। चंद्र की गति भी निश्चित है, वो भी इतनी गति निरंतर चलती है। पृथ्वी चंद्र को साथ में लेके सूर्य को परिभ्रमण करती है, वो भी निश्चित है। इस प्रकार अन्य
ग्रह मालाएं है, वो भी इस प्रकार आप इतना ही कह रहे हैं कि सारी इकाइयां ऊर्जित हैं, ऊर्जित। लेकिन सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, इसका क्या मतलब है? उनका समय पात्रता का मतलब क्या है? पात्रता का मतलब उनकी क्षमता। अब क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता उनका कार्य करने की क्षमता, या तो घूमने की क्षमता। हाँ बदल दो, ऐसे ही शब्द बदल बदल के बोलते रहो। राम का घर शाम के सामने, शाम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। ढूंढोगे तो ना राम मिलेगा ना शाम मिलेगा। हाँ जी, सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, इसका क्या मतलब है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। इस हॉल में ये ट्यूब है, ये है, पंखा नहीं है। अगर पंखा होता, सबको इलेक्ट्रिसिटी मिल ही रही है, पर अपनी पात्रता अनुसार वो ग्रहण करता है। तो यहाँ पात्रता का मतलब वॉटेज है, जिसका जितना वॉटेज होता है उतना इलेक्ट्रिसिटी वो लाइन से ले लेता है। ठीक है, लेकिन अब इकाइयों की हम तो सृष्टि की बात करें ना, वहां कैसे समझेंगे? बोलिए बोलिए। देखो, इससे समझ में आता है कि शिविर का कुछ भी रिटेन नहीं हुआ है। समझ में आया? इसलिए परिचय शिविर को कम से कम 5 बार देखें, हो तो वो धीरे धीरे रुकेगा। हाँ जी, हाँ जी भैया, माइक चालू है। दूसरा ये ले लो, अभी यही पास करो। जैसे हम अस्तित्व में देखते हैं कि 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, चेतन अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो जो उस अगर हम ये देखें तो इवोल्यूशन है। नहीं जा रहा, ठीक है, नहीं जा रहा है ना? चले आगे, बोलो। देखिए, यही बोल रहे हैं कि एक तो ये समझ में आया कि परमाणु ही मूल मात्रा है। जो मूल बात है उसको पकड़े रहें कि खालिस्तान और एटम के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। बाकी तमाम इकाइयां जिसको हम बोल रहे हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान, वो सब एटम का ही काम धाम। तो मूल चीज क्या है? तो पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया। तो एक परमाणु मूल ऊर्जा में होने मात्र से ऊर्जित है अपनी पात्रता अनुसार। अब पात्रता किसको बोल रहे हैं? पात्रता का मतलब है कि मिनिमम परमाणु 2 अंश का होता है ना? किसका? हाइड्रोजन, हीलियम, है ना? हाइड्रोजन, हीलियम 2 अंश, 3 अंश। तो 2 अंश के परमाणु का ग्रहण कितना करेगा? वो ग्रहण करने वाली चीज क्या है? ऊर्जा को ग्रहण करने वाली चीज क्या है? परमाणु अंश। मूल में परमाणु अंश, फिर फाइनल परमाणु। ठीक है, तो 2 अंश कितना ग्रहण करेंगे? जितना 2 अंश ग्रहण करेंगे। तो 3 अंश वाले परमाणु की ग्रहण क्षमता कितनी होगी? वो कितना ग्रहण करेगा? 2 से ज्यादा करेगा। तो 4 अंश वाला कितना करेगा? 10 अंश वाला कितना करेगा? 50 वाला कितना करेगा? 100 वाला कितना करेगा? 175 वाला कितना करेगा? इससे ये समझ में आ गया। और 2 अंश का परमाणु हमेशा कितना करेगा? हमेशा उतना ही करेगा। तो इससे समझ में आया कि एक 2 अंश का परमाणु हमेशा उतनी ही ऊर्जा ग्रहण कर पाता है जितने उसमें अंश हैं, और हर उसके ऊर्जित होने का स्वरूप हमेशा एक समान है। यही आचरण की निश्चितता है ना? ठीक हो गया? तो एक परमाणु की बात करेंगे तो जो केंद्र में अंश है ना, वो वाला बोर्ड साफ कर दो। एक परमाणु की बात करेंगे, ना पूरा साफ कर। हाँ,
हाँ जी, परमाणु को लेके कोई लोग परेशान तो नहीं है? आप ये मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं सुना पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। तो परमाणु को लेके आपको परेशान नहीं होना। हाँ, दर्शन ये कहता है कि अधिकतम परमाणु 120 हो सकते हैं किसी भी प्लेनेट पे। इस धरती पे हम 108 को पहचान पाए नेचुरल, 118 कुछ परमाणु लैब में बना बनू के देख लिए पर वो स्टेबल नहीं है, तो ऐसी बात है। वो जीवन को बोल के, जीवन को तो अभी परमाणु में उसमें जड़ में नहीं गिन रहे ना। जीवन परमाणु को देखा तो पता चला कि उसके केंद्र में एक अंश है और बाहरी 4 अंश में 2, 8, 18, 32, 60 अंश। तो बाहर में 60 अंश है तो इसका मतलब अंदर भी 60 अंश, जो जड़ परमाणु होता है, जितने अंश परिवेश में बाहर रहते हैं लगभग उतने ही केंद्र में भी रहते हैं। तो 60 अंदर 60 बाहर, तो 120 अंश का परमाणु हो सकता है। तो 120 अब 2 से शुरू होकर 120 तक चले गए, तो ऐसा हो गया कि लगभग मैक्सिमम परमाणु 120 तक हो सकते हैं। हाँ, परमाणु, जड़ परमाणु परिवर्तनशील ही रहेगा, जड़ परमाणु परिवर्तनशील ही रहेगा क्योंकि वो परिवर्तनशील ही होता है। हाँ, देखा सांस चढ़ गया। पहाड़ पे ज्यादा, बद्रीनाथ में ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा भी काम चल जाएगा। मैं गंगोत्री में पहला शिविर किया तो शाम तक सांस चढ़े, तो मैं सोचा मेरे को तो अस्थमा था नहीं। अब मैं सोचा कुछ हुआ होगा, अगले दिन फिर चढ़े तो मेरे को लगा यार मेरी माँ को अस्थमा था तो मेरा शुरू हो गया लगता है। तो मैं तीसरे दिन किसी से चर्चा किया, यार ऐसा ऐसा लग रहा है। बोले पहाड़ों पे ऐसा है ही। तो तेज चलना, ज्यादा बोलना दोनों ही नहीं करना, ऐसा कहा जाता है। तो पहाड़ों पे बोलने से फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। आइए, परमाणु की बात कर रहे थे। तो देखिए परमाणु के बारे में कहा तो अब थोड़ा सा हम एक लेवल और डाउन आ जाते हैं। तो ये कहा कि कोई भी परमाणु में, कोई भी परमाणु को देखेंगे, कोई भी परमाणु के स्वरूप को देखेंगे, यदि जड़ परमाणु के स्वरूप को देखेंगे तो उसमें केंद्र में जितने अंश हैं, परिवेश में भी लगभग उतने ही अंश हैं। तो केंद्र में कुछ अंश हैं और फिर पहला परिवेश, दूसरा परिवेश, तीसरा परिवेश। ये कोई रेल की पटरी नहीं है, अंश ऐसा घूम रहे हैं, उसके रास्ते को बताया है, लेकिन ये रास्ते फिर ये ऐसा एक ही प्लेन में नहीं है, कितना भी कि अलग तरह से हो सकता है ना। तो इस तरह से परमाणु को देखा। तो जो केंद्र में परिवेश में पहले अंश में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, अधिकतम 18 हो सकते हैं और चौथे परिवेश में 32 हो सकते हैं। ये अधिकतम हो सकते हैं, कम तो हो ही सकते हैं। और ये यदि 12 हो गया तो अंदर भी फिर 60 अंश रहेंगे, है ना। ये परमाणु का केंद्र है। तो जो केंद्र के अंश हैं ये केंद्र में घूर्णन गति करते हैं। घूर्णन गति, घूर्णन गति का मतलब है स्पिन मोशन, लट्टू वाली मोशन। तो स्पिन मोशन केंद्र में करते हैं, सभी स्पिन मोशन करते रहते हैं। जो परिवेश में अंश हैं, जो परिवेश में अंश हैं, ये सभी अंश घूर्णन गति तो करते ही हैं, घूर्णन गति तो करते ही हैं। घूर्णन गति के साथ ये परिवेशीय गति भी करते हैं, है ना, परिवेशीय गति भी करते हैं।
परिक्रमण, इसको बोलते हैं वर्तुलात्मक गति। वर्तुल, वर्तुलात्मक गति, इसको परिवेशीय गति भी कहा। केंद्र में घूर्णन गति और परिवेश में परिवेशीय गति, ये दोनों के प्रभाव से परमाणु एज ए होल में एक तीसरी गति, जिसको क्या बोला, कंपनात्मक गति। तो परमाणु में 3 गतियां कही गई। परमाणु के जो केंद्र में जो अंश हैं वो स्पिन मोशन, लट्टू वाला मोशन करते हैं, अपनी एक्सिस पे ही अपने चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे ही तो पूरी सृष्टि का डिजाइन परमाणुविक डिजाइन है। जैसे कोशिका भी परमाणुविक स्वरूप में होता है, कोशिका का एक केंद्र होता है, बाकी कुछ कुछ और होता है ना। उसी तरह से यदि हमारा सौर मंडल है वो भी परमाणुविक है, उसके केंद्र में सूर्य है और बाहर कुछ ग्रह घूम रहे हैं। तो पूरी सृष्टि का डिजाइन ही परमाणुविक डिजाइन है। हमारे परिवार का डिजाइन भी परमाणुविक है। कैसे? हाँ, 2 लोग की शादी होती है तो 2 अंश केंद्र में आ गए, आवश्यकता अनुसार एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। जो समझदारी की बात करता है वो केंद्र में आ जाता है। कभी कभी पत्नी समझदारी की बात करती है तो पति उसको फिर ऐसे चारों तरफ से देखता है, कितनी समझदारी की बात कर रही है। कभी कभी पति समझदारी की बात करता है तो वो परिवेशी गति में आ जाता है। जैसे इनके बच्चे होते हैं तो बच्चे केंद्र में आ जाते हैं, और ये पहले परिवेश में है ना, ये तो बच्चे केंद्र में आ गए, तो बच्चे केंद्र में हैं और ये पहला परिवेश हो गया। अब बड़े होके इनके बच्चे आ गए, अब ये दादा दादी हो गए, तो ये दादा दादी हो गए, ये माँ बाप हो गए और ये बच्चे हो गए। फिर चौथी पीढ़ी आ गई तो तब तक ये परदादा हो गए, ये दादा दादी हो गए, ये माता पिता हो गए और ये बच्चे हो गए। जब तक अगली पीढ़ी आएगी ये सीधे टेंजेंट हो जाते हैं, ये ऊपर चले गए। ऐसे ही परमाणु में भी चौथे परिवेश के बाद में कणों में जो परिवेशी अंश है उनमें परमाणु को छोड़ के जाने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि केंद्र का अंश परिवेशों को नियंत्रित नहीं कर पाता। खैर, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस करूं कि ये भी ऐसे ही होता है। तो पूरी सृष्टि का स्वरूप परमाणुविक गति ही है, परमाणुविक स्वरूप ही है। अष्टक बोलते हैं इसको। अच्छा, तो इससे एक तो ये फिर से लौट के आते हैं जड़ परमाणु पे। तो जड़ परमाणु पे लौट के आए तो ये कह रहे हैं कि परमाणु अंश, हमने परमाणु को देख के ये पहचाना कि परमाणु अंशों से मिलके बना है। अध्ययन किसका हो सकता है? परमाणु का, है ना, क्योंकि परमाणु अंश स्वतंत्र नहीं रहता, वो किसी भी परमाणु से मुक्त होता है तो दूसरे परमाणु का हिस्सा हो जाता है। तो परमाणु का अध्ययन करके ये समझ में आया कि कोई भी परमाणु परमाणु अंशों से बना है। दर्शन इसमें यह कह रहा है कि सारे परमाणु एक ही जैसे हैं, सारे परमाणु अंश एक ही जैसे हैं। जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस इन्हीं को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में कह रहा है। दर्शन ये कह रहा है कि सारे अंश एक ही जैसे होते हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हम उनको अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। तो केंद्र में तो परमाणु अंशों को, तो सबसे छोटा परमाणु 2 अंश का मिला, एक केंद्र में है और एक उसके बाहर चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब है, और परमाणु अंश को हमने कहा कि परमाणु अंश स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। इसको रैंडम मोशन कहा। रैंडम मतलब अनिश्चित गति, अनिश्चित गति। तो जिन अंशों से मिलके परमाणु बनता है उसके बारे में हमने पढ़ा है साइंस में कि वो स्पिन मोशन करता हुआ अनिश्चित गति के साथ है। ये स्पिन मोशन करता हुआ अनिश्चित गति के साथ कैसे हो गया? स्पिन मोशन क्यों कर रहा है?
क्योंकि ये मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर वो स्पिन मोशन करता हुआ, स्पिन मोशन ही उसको गति देता है ना। स्पिन मोशन करता हुआ अनिश्चित गति के साथ है, विज्ञान ऐसा कहता है। अब जब हम व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि यदि ये अनिश्चित गति के साथ नहीं होगा, किधर भी जाने की स्थिति के साथ नहीं होगा, यदि इसकी एक ही गति होती कि ये स्पिन मोशन करता हुआ एक ही गति में सीधा निकल जाता, तो उसको रास्ते में परमाणु मिलता ही नहीं। तो जब समझ में आया तो ये आया कि परमाणु अंश स्पिन मोशन करता हुआ दूसरे परमाणु के साथ व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ। क्या बात समझ में आई? साइंस में जिसको हम अनिश्चित गति कह रहे हैं, दर्शन में उसको हमने एक प्रयोजन सहित गति के रूप में पहचाना। महिमा पहचान रहे हो? कितने लोग साइंस पढ़े? 10वीं तक की साइंस तो हम सब पढ़ते हैं। हाँ, तब तो पढ़े नहीं थे ठीक से, जब पढ़ाई के दिन थे। कितना बढ़िया। इससे समझ में आया कि अस्तित्व में कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ किसी निश्चितता के अर्थ में है। तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर परमाणु अंश में व्यवस्था की प्रवृत्ति है, इसलिए व्यवस्था के अर्थ में गति है। इसलिए व्यवस्था के अर्थ में गति दूसरे परमाणु अंश को पहचान कर व्यवस्था में हो गया। इसको हमने कहा रैंडम मोशन नहीं है। अब ये घूर्ण, केंद्र के अंश घूर्णन गति करते हैं। ये कंपनात्मक गति क्या चीज है? केंद्र के परिवेश का जो अंश है, परिवेश का जो अंश है उसमें बाहर जाने की प्रवृत्ति है। तो वो दूर जाने, यदि वो दूर जाता है तो एक सीमा से ज्यादा दूर जाता है तो मध्यांश का बल उसको पकड़ के पास लाता है, और ज्यादा पास आता है तो मध्यांश का बल उसको पकड़ के दूर लाता है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सीधी रेखा में अंश नहीं चल रहे हैं या एक ही प्लेन में नहीं चल रहे हैं। ये अंश कभी ऐसे भी हो रहा है, कभी ऐसे ऐसे, ऐसे ही ये अंश भी ऐसे 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 हो सकता है। तो ये जो पास आना दूर आना है, यही परमाणु में संकोचन प्रसारण है। इसी को कंपनात्मक गति कह रहे हैं। लट्टू की चाल देखी है? जब लट्टू घूमता घूमता गिरने लगता है तब कैसे करता है ना? घूमता घूमता तब उसका सर्किल ऐसे फैल जाता है, और जितना जितना गिरने के नजदीक होता है तब सर्किल सबसे बड़ा होता है। जब तेज गति से घूमता तो पॉइंट पे घूम रहा होता है। बढ़िया। इससे क्या समझ में आया? खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। उसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। पात्रता क्या है? जितनी अंशों की संख्या। यदि 2 अंश हैं तो उनके ऊर्जित होने का स्वरूप कैसा होगा? निश्चित होगा। तो 2 अंश के निश्चित, तो हीलियम हीलियम के जैसा ऊर्जित होगा, लोहा लोहे के जैसा ऊर्जित होगा। तो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी तमाम जो उसके गुण हैं, लोहे के सारे गुण हैं, इसका मतलब है वो सारी चीजें एक तरह से प्रकाशित होंगी। तो लोहा लोहा के जैसे ही प्रकाशित होगा, क्योंकि उसके ऊर्जित होने का स्वरूप एक है। एल्युमिनियम के ऊर्जित होने का स्वरूप एक है। इसी तरह से सृष्टि के जितने भी परमाणु हैं, सबके ऊर्जित होने का स्वरूप एक है, इसलिए उनके आचरण भी एक है। उनका कोई एक निश्चित आचरण। इस निश्चित आचरण को ही नियम संज्ञा है। अब कौन बोल के बताएगा नियम क्या है? अब आपको ये बताना है। अगली बार तो आप अध्ययन शिविर में आओ नहीं। बोले यार बोर्ड टेस्ट होता है। जो मैंने अभी बोला, मैंने आपको हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, और फाइनली वो उसकी पात्रता अनुसार ऊर्जित होने का स्वरूप फाइनली कंपनात्मक गति के रूप में व्यक्त है। और ये कंपनात्मक गति ही एक निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त है, और इसी को हमने नियम के रूप में पहचाना। लोहा एक ही प्रकार से आचरण करता है, एल्युमिनियम एक ही प्रकार से आचरण करता है, अमरूद एक ही प्रकार से आचरण करता है, गाय एक ही प्रकार से आचरण करता है।
कि जो पूरी सृष्टि में सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता का आधार है, वो उनके ऊर्जित होने की, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित होने का आधार है। सृष्टि में मानव को छोड़कर सभी इकाइयों की पात्रता निश्चित है। मानव एकमात्र इकाई है जिसमें अपनी पात्रता बढ़ाने का संयोग उपलब्ध है। मानव एकमात्र इकाई है ना, मानव एकमात्र इकाई है। जब हम पहली बार शिविर में बैठते हैं समझने के लिए, उस समय हमारी पात्रता कैसी होती है? कुछ भी माने रहते हैं और कुछ भी बोलते हैं, सब गर्म हवा निकालते हैं। गर्म हवा कभी ऊपर से निकलती है, कभी नीचे से निकलती है। पात्रता पूर्वक वो जिस स्वरूप में ऊर्जित है वो प्रयोजन को सिद्ध करती है। पात्रता अनुसार ऊर्जित है, ऊर्जित होने से क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता किसी प्रयोजन के अर्थ में है, मतलब स्थिति और गति दोनों हो गया यहां। हाँ जी बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ, वो आपको समझाएंगे विज्ञान वाले, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। तो मैं केवल यहां ये कहूंगा कि परमाणु में जितने भी, देखो ये समझने की बात है, मेरे को लगता है थोड़ी सी चर्चा जो आपने कही है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने लायक है और उससे बड़ा सुकून मिलता है। सारे परमाणुओं में, सृष्टि के सारे परमाणु जितने भी हैं 108 किसी ग्रह कुल और नक्षत्र पे जो भी मिलेंगे, सारे परमाणुओं की मूल जो चीज है वो अंश है और सारे अंश एक समान है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। एक बात, अब अंशों की संख्या अलग अलग होने से कोई एल्युमिनियम हो गया, कोई लोहा हो गया, कोई कॉपर हो गया, कोई कुछ हो गया, ये बात तो अपने ध्यान में आती है। तो अंशों की संख्या बदलने मात्र से अलग अलग एलिमेंट क्रिएट हो गया, ये बात ध्यान में आ गई। उसी तरह से अब यह भी समझ में आया कि एटम एक प्रकार के एटम हो गए। देखो अपन ये जानते हैं, साइंस में थोड़ा सा अपन पढ़ते थे कि हीरा और कोयला एक ही चीज है। कितने लोग को याद है? स्कूल में पढ़ा है, दोनों कार्बन है। तो आप गले में कोयले लटका के भी घूम सकते हैं, कार्बन ही है भाई, वो भी कार्बन है। जिसको समझ में आएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोना और पारा एक ही अणु का फर्क है ना, लेकिन फर्क हो गया ना। तो सोना और पारा एक ही अणु, इसलिए जो परंपरा में कहा कि वो लोहे को सोने में बदलने की विद्या है ना, तो लोहे में जितने परमाणु अंश हैं किसी तरह से उसके परमाणुविक विन्यास को बदला जा सके तो वो लोहा सोना हो सकता है। और ऐसी विद्या, ऐसा बोलते हैं कि भारत में उपलब्ध थी कि लोहे को सोने में बदला जा सके। ऐसा नागार्जुन और कुछ कुछ नाम अपन सुनते हैं, अपन जानते नहीं। बाबा के साधना काल में एक व्यक्ति बाबा के पास आया था जिन्होंने बाबा से प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुमको ये विद्या सिखा सकता हूँ। तो बाबा ने कहा सारा माल पत्ता मैं पहले ही छोड़ के आया हूँ, उसकी मुझको ज़रूरत नहीं है, मुझको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उस काम में लगा हूँ, है ना। तो ये बात है, लेकिन ये बात ठीक है। देखो ऐसे भी प्रयोग किए गए कि मुर्गी का अंडा कैल्शियम का बना होता है, मुर्गी को कैल्शियम नहीं दिया गया लेकिन अंडा बन गया। तो मानव के शरीर में, अब देखिए क्या अद्भुत बात है, ये मानव का शरीर और ये तमाम शरीर क्या अद्भुत चीजें हैं। ये एक प्रकार के एलिमेंट को दूसरे प्रकार के एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। आप देखो ना, आदिवासी जातियां या कोई कोई जगह में एक ही प्रकार का भोजन है, वो चावल ही खा खा के पूरी जिंदगी जी रहे, जबकि उनकी सारी बाकी आवश्यकताएं पूरी हो रही होंगी, भी उसमें सारी चीजें शायद नहीं होंगी। तो ये अपने आप में शोध की बात है, मेरा इस पर कोई ज्यादा शोध नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि बेसिकली सारे परमाणु मूलतः परमाणु में अंश एक ही जैसे हैं, अंशों की संख्या बदलने मात्र से अलग तरह के एलिमेंट बन गए। ये बात ध्यान में आ गया। फिर परमाणुओं के अणुओं के अरेंजमेंट से भी अलग अलग चीजें बन गई। वही कार्बन डायमंड है, वही कार्बन कोयला है, केवल अणुओं के अरेंजमेंट मिलने का स्वरूप अलग अलग है। एक बात हो गई। दूसरी बात,
शरीर में कोशिका मूलतः एक ही जैसी है, कोशिका एक ही जैसी है, लेकिन वही कोशिका मिलके आंख का काम करती है, वही कोशिका मिलके तमाम सारे अंग अवयव का काम, वही कोशिकाएं मिलकर किडनी का काम करती है, वही कोशिकाएं बाकी काम करती है। सारे अंग अवयव मूलतः कोशिका एक ही जैसी है। तो इस रूप में हमारा ध्यान जाएगा तो हमको पता चलेगा कि पूरी सृष्टि में इतना जो इकाइयां हमको दिखाई देती हैं उनके स्वरूप के मूल में जाएंगे तो परमाणु है। जितनी भी तमाम रचना मानव के शरीर से लेके सारी चीजें मूलतः परमाणु हैं, और परमाणु में मूलतः अंश हैं। अंश मूलतः एक ही टाइप की चीज है, और उनके अलग अलग अंशों की संख्या बदलने मात्र से उस परमाणु की पात्रता बदल गई, उसके ऊर्जित होने का स्वरूप बदल गया, फलतः उसका कंपनात्मक गति जैसा व्यक्त हुआ वो बदल गया। तो एक दो अंश के अंश, दो परमाणु के अंश का कंपनात्मक गति एक प्रकार का होगा, लोहे का कंपनात्मक गति एक प्रकार का होगा, एल्युमिनियम का एक प्रकार का होगा, और यह हमेशा निश्चित होगा क्योंकि लोहे के परमाणु में अंश निश्चित है, एल्युमिनियम के परमाणु में अंश निश्चित है। इसी को निश्चित आचरण के रूप में पहचाना गया, निश्चित आचरण को ही नियम के रूप में पहचाना गया। माइक। परमाणु अंशों में अपनी प्रयोजनशीलता कैसे सुनिश्चित होती है? देखो, परमाणु अंशों में प्रयोजनशीलता का मतलब है, मेरे को लगता है कि आपका क्वेश्चन ये है कि सृष्टि की सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को कैसे व्यक्त करती है ना। तो अब किसी भी इकाई को ले लें, आम को ले लें, नीम को ले लें, है ना, सृष्टि के सभी पेड़ पौधे, देखो ये अपने आप में कितना सोचने की बात है। इस सृष्टि को कैसे पता चला होगा कि इस मानव को औषधीय पौधे की भी जरूरत होगी, इसको इमारती लकड़ी की भी जरूरत होगी, इसको दलहन की जरूरत होगी, तिलहन की जरूरत होगी, अनाज की जरूरत होगी, और घास की जरूरत होगी क्योंकि पशु भी रहेगा। यदि पूरी प्रकृति के हम सामंजस्य को देखते हैं तो जितनी भी इकाइयां हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी होने की आवश्यकता है वो सब धरती पे उपलब्ध है, और जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध है। हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की मात्रा सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लोहा सबसे अधिक आवश्यकता है, प्रकृति में लोहा ज्यादा है, गोल्ड की आवश्यकता बहुत कम है, डायमंड की आवश्यकता तो बहुत इंडस्ट्रियल यूज के लिए कम है। तो जिस चीज की जितनी मात्रा है मानव के जीने के अर्थ में उतनी ही मात्रा सृष्टि में उपलब्ध है। हर इकाई के आचरण की निश्चितता है। तो इसका मतलब निश्चित इकाई के, यहां मेरे को लगता है कि एक बात को और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, किसी भी इकाई के आचरण की निश्चितता ही उस इकाई की पूर्णता है। हर इकाई अपने आप में पूर्ण है। इसका क्या मतलब है? हर इकाई अपने आप में पूर्ण है। इसका क्या मतलब है? वो किसी आचरण, निश्चित आचरण को व्यक्त करता है। निश्चित आचरण की निरंतरता ही उसकी पूर्णता है। तो मानव के अलावा सृष्टि में जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयां अपने आचरण की निश्चितता को और उसकी निरंतरता को व्यक्त करती हैं। और मानव में क्या स्थिति है? मानव अपनी पूर्णता को पाना चाहता है। मानव को अधूरापन स्वीकार नहीं है। मैं कोई चीज समझता नहीं हूं, यह मेरे को स्वीकार नहीं होता है। मैं कोई चीज समझता हूं, उसको बोल नहीं पाऊं, यह मेरे को स्वीकार नहीं होता है। मैं कोई चीज को समझ पाऊं, उसको मैं जी नहीं पाऊं, यह मेरे को स्वीकार नहीं होता है। तो मानव में अधूरेपन की स्वीकृति नहीं है। मानव अपनी पूर्णता को ही चाहता है। मानव की पूर्णता क्या है? निश्चित आचरण को व्यक्त कर पाना और उसकी निरंतरता हो पाना। तो सृष्टि की सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता उसकी पूर्णता के रूप में व्यक्त होती है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सभी इकाइयों में ये पूर्णता आई कहां से? मानव में भी पूर्णता की चाहत आई कहां से? कभी मन में ये सवाल आया कि सभी मानव क्यों सुखी होना चाहते हैं?
कभी मन में सवाल आया कि सभी मानव सुखी होना ही क्यों चाहते हैं? कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं तो दुखी होना चाहता हूं। ये कैसे पता चल गया? धरती के किसी भी कोने में पैदा होने वाला मानव सुख की तलाश में ही रहता है, ऐसा कैसे हो गया? पूरी धरती पे आपकी शक्ति कैसी भी हो। नमस्कार। हेलो, हो जाएगा, 2 मिनट लगे। हेलो, हाँ जी, कहाँ थे? कभी ऐसा सोचा ये सभी मानव सुखी होना ही क्यों चाहते हैं? समझ में आया? अभी तक हमने विचार को कहां यूज किया? विचार अपने आप में सीमित ताकत है कि असीमित ताकत है? असीमित। हमने उसको कहां लगाया? सीमित में। मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, तो हमने असीमित ताकत को सीमित में लगा रखा है। क्या उसको तृप्ति होगी? बस यही हमारी अतृप्ति का कारण है ना? हम सुपर कंप्यूटर से केवल व्हाट्सएप भेजने का काम कर रहे हैं। ले रखा है सुपर कंप्यूटर, उसको खरीदने में पैसा लगा ही होगा, यूज कर नहीं रहे हैं।